नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी गौरी। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम को गोधूली की बेला मैं कुली के सर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्णन अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। कुली के सर पर से बिस्तर उतरवा कर बाबू राधा कृष्णन ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग कुछ खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से कुछ स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज़ हुई। पास ही बैठी कुंती ने कान उठाकर इधर उधर देखा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्णन चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रहपूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण पत्नी के पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। न वह होती और न पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतना अधिक परेशान उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दें, वह सुखी रहेगी, न करें तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन विवाह के सिवा उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं। तब आत्मग्लानि और शोक से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसे ऐसा लगता कि धरती फट जाए और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरी, वह गौरी जो पूनों की चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एकमात्र संतान थी, जिसका विवाह वह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का 19वां साल चल रहा था, फिर भी वह कन्या के हाथ पीले न कर सके। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही उसका बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। उसकी उचित अनुचित सभी हठ पूरी हुआ करती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर वह उस बात से कोई उसे हटा न सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछ ले कि आखिर वह उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या? विवाह करना है तो किसी के साथ भी वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता मुझसे नहीं सही जाती, किंतु संकोच और लज्जा उसकी जबान पर ताला सा डाल देती। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कह सकी। पिता को आता देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू हाथ मुंह धोया और पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक होने को वहाँ धरा ही क्या है? चाय का घूंट गले से नीचे उतारते हुए बाबू राधा कृष्ण ने कहा, सब हम ही लोगों पर है।
विवाह करना चाहें तो सब ठीक है, ना करना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा, कहकर राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण समझाकर कहने लगे, सुनो, वह लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी। क्या रंग रूप बहुत खराब है, फोटो में तो वह सा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी ही न दिखे। और फिर उम्र भी तो अधिक है, 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है, उनकी उमंग, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। और फिर वह तो साफ साफ कहते हैं कि मैं केवल बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती ने कहा, विवाह दूसरी शादी करनी होती है, वे सब बच्चों के लिए तो बहाने हैं। यह कहकर अपने लिए करते हैं, विवाह तो सब अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फट चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं ना तो जाकर दयावान न कह दूं लायक तो, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपए कुल उनकी तनख्वाह है। कुंती ने कहा, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के बहाने ही तो शादी करते हैं, नहीं तो यह कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फट चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपए कुल उसकी तनख्वाह है। गैर सरकारी दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाते हैं, कुछ ठिकाना नहीं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ। अगले इतवार को जब आवेंगे, जिसमें तुम भी उनको देख लो, और वह आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर मैंने कहीं समझा कर कहा कि इस तरह आप लड़की को देखोगे और लड़की की माँ आपको देखेंगी, तब कहीं मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के मन में अनजान ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिख दिए। अगला इतवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने पहले से कह रखा है कि किसी बाहर वाले को यह बात कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात गुप्त रखी गई। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है, और एक गिलास में आंगन का ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी भी तरह के विशेष आडंबर की आवश्यकता न थी। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे।
न जूता न मोजा न किसी प्रकार का ठाठ बाट। पर दोनों बच्चे प्रसन्न मन से सम्मुख आकर घर में इस प्रकार खेलने लगे जैसे वे इस घर से चिरपरिचित हों। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उस एक क्षण के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंपते हैं तो वह बड़ी खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेलने में इतनी तन्मय हो गई थी कि क्षण भर के लिए भूल गई कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास आया और उनको के पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे कि माँ को दिखाने ले जाओगे, माँ कहाँ हैं, बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो, यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचलकर कहा, ओह, तुम दिखाओ। और उसी समय एक बड़ी सी बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी, न जाने किस ख्याल में। तब तक छोटा बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ बनोगी? गौरी ने देखा, हष्ट पुष्ट एक सुंदर सा बालक, कितना भोला भाला, कितना निश्चल। उस बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं, हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ, खाएंगे। दोनों ने एक साथ ही स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर गौरी ने देखा, हष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में बैठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं, हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ, खाएंगे। दोनों ने एक साथ ही एक स्वर से उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निशंक श्वास के साथ कुंती बाहर चली आई और थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को ही सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अभी भी उसी के घर में थे। वे उसे छोड़ना न चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही वे फिर जाकर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिश तो दायर करनी थी, जो पिता के सामने बैठकर न कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू, हम कभी खिलौने नहीं लेके देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर जाते हैं, दिन भर नहीं आते। बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, बहुत समय हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की ओर देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है और मैं जानता था नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहरकर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी चाह नहीं। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो। काफ़ी देर हो गई थी। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है और मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी।
इसलिए देखने को आना नहीं चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पति की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता, यही सोचकर विवाह करने को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इन बच्चों की धाई बनकर रह जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी संतरी ऐसे बच्चों के लालन पालन करके अपना जीवन कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन उस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा। जैसे यह दृष्टि कह रही थी, किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देखकर बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके ही वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति और महात्मा गांधी जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थीं, पर अब तो वे भी नहीं रहीं। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी। बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शादी की तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बातें कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की हैं, तब वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती। अतएव आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। उत्तर पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देरी न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ दिन बाद ही उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसीलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। बाबू राधाकृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत ही योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे और आगे भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में भी अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी न कहे जा सकते थे। पर पुरुषों में कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेन देन का यहाँ भी झगड़ा न था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण को इससे अधिक और क्या चाहिए था। ईश्वर को उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद दिया, जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां हो रही थीं। राधा कृष्ण जी की तो यही एक लड़की थी। वे बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला। कुंती भी बहुत खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती उनकी बात, बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर लें शादी, क्या मेरी गौरी ही है दुनिया में। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे। पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती और साथ ही याद आ जाता विनयी, नम्रता और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर भी उन्हें नायब तहसीलदारी जैसा पद न मिल जाता। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब न।
दूसरी ओर थे उसके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से जरासी इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फिराने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते और वह दम दुम हिलाते हुए उनके सामने पेश हो जाते। यह सब करने में उनका चित्त लज्जित नहीं होता। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी न था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती। बहुत चाहती थी कि वह अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न कर सकेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी कहने न देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सर पर से तो जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह हुआ और आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। जब से सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती और कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी। और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रह गई। फिर सोचती हुई टहलने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह अपनी माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपना सारा साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी, वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी। गौरी, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो। उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हठ पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आने दे। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन एक शाम को नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर लगातार उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारन के भरोसे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। तब बच्चों को कैसे रखेगी? सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी, क्या करते। सवेरे सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थीं। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर में दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में हों। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से रह गए। फिर जरा आंखें भरकर उन्होंने कहा, आप। गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली।